स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम आईबीपीएस आईटी ऑफिसर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे जो लास्ट टाइम एसबीआई एसओ आईटी ऑफिसर के अंदर भी जो इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखे गए थे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ बैकअप स्ट्रेटजी द कॉम्बिनेशन ऑफ फुल बैकअप ऑन संडे फॉलोड बाय इंक्रीमेंटल बैकअप्स ऑन वीकडेज इज डिजाइन टू। वो किस लिए डिजाइन किए जाते हैं? रिड्यूस रेस्टोरेशन टाइम, मिनिमाइज बैकअप स्टोरेज एंड टाइम, एलिमिनेट द नीड फॉर फुल बैकअप्स, या फिर इंश्योर करना रिडंडेंसी ऑफ द सिम डेटा। तो इसमें से क्या ऑप्शंस करेक्ट होंगे? अब इससे पहले ना आपको बैकअप्स पता होनी चाहिए कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप्स क्या होते हैं, राइट? तो सबसे पहले देखते हैं फुल बैकअप क्या होता है। फुल बैकअप में क्या करते हैं? ये कैप्चर करता है सारे डेटा को एट अ गिवन पॉइंट इन टाइम विच इज नेसेसरी फॉर इनिशियल बैकअप। इनिशियल बैकअप में क्या है? हम सारी फाइल्स का बैकअप लेंगे, पूरा फुल बैकअप होगा, राइट? ये क्या इसकी वजह से क्या होता है कि इसकी फाइल साइज जो है वो लार्ज होता है, ठीक है? फाइल साइज लार्ज होगा इसके अंदर, और टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर फुल बैकअप ले रहे हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है? इंक्रीमेंटल बैकअप जैसे मैंने यहाँ पर संडे के दिन हमने लिया फुल बैकअप सारी फाइल्स का। अब मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, इसमें हमने कुछ भी चेंजेस किए, ठीक है, डेटा के अंदर, राइट? तो अब हमने बैकअप लिया थर्सडे को, ठीक है? थर्सडे को जो इंक्रीमेंटल बैकअप लिया वो क्या होता है? इसका मतलब कि जो फुल बैकअप के बाद जितने भी चेंजेस यहाँ पर हुए हैं वो चेंजेस का बैकअप हम यहाँ पर लेंगे, ठीक है? तो वो होता है इंक्रीमेंटल बैकअप। दीज ओनली कैप्चर द चेंजेस मेड सिंस लास्ट बैकअप, राइट, रिजल्टिंग इन स्मॉलर फाइल्स। इसका मतलब क्या है कि रिजल्टिंग इन, इसमें क्या होगा? छोटी छोटी फाइल्स बनेंगी, यानी कि इसके बीच में जरूरी नहीं फुल बैकअप, कोई और बैकअप लिया होता, जैसे सपोज यहाँ पे कोई और बैकअप लिया है हमने, सपोज इंक्रीमेंटल बैकअप ही हमने ट्यूसडे को ले लिया, तो उसके बाद जो चेंजेस आएंगे वो जो है नया, जो जब नेक्स्ट हम इंक्रीमेंटल बैकअप करेंगे तो वो चेंजेस उसके अंदर हम क्या करेंगे? उसको बैकअप करेंगे, उस फाइल को, उस फाइल का बैकअप होगा, ठीक है? तो ये होता है इंक्रीमेंटल बैकअप, राइट? नाउ डिफरेंशियल बैकअप क्या होता है? ये कॉपी करता है ऑल डेटा दैट हैज चेंज्ड इन लास्ट फुल बैकअप। डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है कि जो लास्ट फुल बैकअप लिया था ना हमने, सपोज जैसे संडे को फुल बैकअप लिया था, उसके बाद जितने भी चेंजेस हुए, सपोज मैंने फ्राइडे को लिया डिफरेंशियल बैकअप, ठीक है? तो इसमें क्या आएगा? इसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे सारे दिन के जितने भी डेटा में चेंजेस आए हैं, ये फुल बैकअप था, इसके बाद जितना भी डेटा में चेंज आया वो सारे डेटा का क्या लेगा? ये बैकअप लेगा। इंक्रीमेंटल बैकअप होता है कि जरूरी नहीं फुल बैकअप ही हो, कोई भी बैकअप हो, उसके बाद के चेंजेस को वो क्या करता है? कॉपी करता है, यानी बैकअप लेता है उसका चेंजेस का, ठीक है? तो दोनों में ये डिफरेंस है। ये लास्ट कोई भी बैकअप हो उसके बाद जो चेंजेस किए गए उसको कैप्चर करता है, और डिफरेंशियल बैकअप फुल बैकअप के बाद जितना भी चेंज किया गया है डेटा में उन सबका बैकअप लेना, यानी कि डिफरेंशियल बैकअप, राइट? मिरर बैकअप क्या होता है? इट क्रिएट्स अ डुप्लीकेट ऑफ सोर्स डेटा विदाउट कंप्रेशन, यानी कि हम जो सोर्स डेटा है उसका एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं डेटा का, ठीक है? और कंप्रेस नहीं करते उस फाइल को, राइट? उसका कंप्रेशन नहीं होता, ठीक है? विदाउट कंप्रेशन इट मिरर्स द ओरिजिनल फाइल्स एंड कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली, उसको एक्सेस किया जा सकता है डायरेक्टली, तो उसको मिरर बैकअप बोलते हैं। सिंथेटिक फुल बैकअप क्या होता है? इट क्रिएट्स अ फुल बैकअप फ्रॉम अ फुल बैकअप, यानी कि जो हमने फुल बैकअप लिया था ना यहाँ, फुल बैकअप, उसका भी बैकअप लिया जाएगा, फुल बैकअप, ठीक है? तो वो होता है क्या? सिंथेटिक बैकअप। और साथ में इंक्रीमेंटल बैकअप्स भी लिए जाएंगे, यानी फुल बैकअप प्लस इंक्रीमेंटल बैकअप, ठीक है? रादर देन बाय डायरेक्ट कॉपी ऑफ ऑल डेटा, ठीक है? तो इसमें दो बैकअप्स आते हैं, फुल बैकअप एंड सब्सिक्वेंट जो भी हम चेंजेस करते जाएंगे इंक्रीमेंटल बैकअप, वो सारे के सारे क्या मिलते हैं? उन सबको मिलकर बनता है सिंथेटिक फुल बैकअप। नाउ रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप क्या होता है? रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप में ऐड चेंजेस डेटा टू द लास्ट फुल बैकअप, यानी कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया था मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, हमने थर्सडे को लिया है इंक्रीमेंटल बैकअप, तो जो भी चेंजेस यहाँ पर आए हैं उन सब चेंजेस को ऐड कर दो फुल बैकअप के अंदर, यानी कि फुल बैकअप जो हमने लिया था ना, इस डेटा का जो पहले था डाटा, उसका फुल बैकअप लिया था, अब उसके बाद कुछ हमने ऐड किए फाइल्स, कुछ हमने डिलीट की हैं, तो कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, उन मॉडिफिकेशंस को क्या कर दो? ऐड कर दो किसमें? फुल बैकअप के अंदर, ठीक है? तो वो होता है रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। ऐड चेंज डेटा टू द लास्ट फुल बैकअप क्रिएटिंग अ अपडेटेड वर्जन ऑफ द फुल बैकअप, ठीक है? उसका अपडेटेड वर्जन बन जाएगा फुल बैकअप का, तो वो होता है रिवर्स इंक्रीमेंटल बैकअप। नाउ कॉन्टिन्यूअस डेटा प्रोटेक्शन, ये क्या होता है? इट एम्स टू कैप्चर एवरी वर्जन ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन, ठीक है? जो भी ट्रांजेक्शन हम हर कर रहे हैं उसको, हर एक ट्रांजेक्शन को क्या करो? उसका मतलब कैप्चर करो उसको, उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, प्रोवाइडिंग नियर कॉन्टिन्यूअस प्रोटेक्शन, राइट? तो इसके अंदर ये होता है, तो ये सारे के सारे बैकअप थे। तो अब देखते हैं, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जो ये हमने फुल बैकअप लिया था संडे को, ठीक है? यहाँ पे हमने संडे को लिया था। अब ये कहता है कि वीकडे कोई भी लगा लो, सपोज मैंने थर्सडे लगाया, थर्सडे को मैंने इंक्रीमेंटल बैकअप किया, ठीक है? ये किस लिए डिजाइन किया गया है? ठीक है, रिड्यूस करना रेस्टोरेशन टाइम को, या मिनिमाइज करना बैकअप स्टोरेज
और टाइम को एलिमिनेट करना, फुल बैकअप की नीड को एलिमिनेट कर दो, तो ये तो गलत है, ठीक है। फुल बैकअप तो लेना ही पड़ेगा ना हमें। ये तो सिर्फ चेंजेस को लेगा, जो बीच के जो जितने दिनों के चेंजेस है उन चेंजेस को कैप्चर करेगा, ठीक है। इट इंश्योर्स रिडंडेंसी ऑफ द सेम डेटा, रिडंडेंसी को इंश्योर करता है, तो ये भी नहीं बनता। ये बनता है इसका करेक्ट आंसर बी, कि इसमें मिनिमाइज करना बैकअप स्टोरेज को। अब हर दिन, हर दूसरे तीसरे दिन बड़ी बड़ी कंपनीज में पूरे डेटा का बैकअप लेना पॉसिबल नहीं है, फुल बैकअप लेना, तो हम इंक्रीमेंटल बैकअप्स लेते होते हैं, तो उससे क्या होता है, मिनिमाइज बैकअप स्टोरेज और टाइम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। नाउ which of the following best describes a type 2 hypervisor? टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या है? पहले तो आपको हाइपरवाइजर पता होना चाहिए। हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर क्या है? इसके अंदर हाइपरवाइजर क्या है कि ये अलाउ करता है, सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो या फिर फर्मवेयर हो, उसमें क्या करता है, अलाउ करता है कि अलाउ करता है, ये अलाउ करता है, इट अलाउज मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स टू शेयर द रिसोर्सेज ऑफ सिंगल फिजिकल मशीन। जैसे कि पीयू, मेमोरी, स्टोरेज, ये सब शेयर करना, तो ये होता है, अलाउ करता है वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। वर्चुअल मशीन्स को अलाउ करता है, मल्टीपल वर्चुअल मशीन को, ताकि शेयर कर सकें ये सारे रिसोर्सेज को, तो वो होता है हाइपरवाइजर। अब ये भी दो तरह के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 क्या होता है? टाइप 1 हाइपरवाइजर ये डायरेक्टली इंस्टॉल किए जाते हैं फिजिकल हार्डवेयर के ऊपर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली इंस्टॉल्ड ऑन फिजिकल हार्डवेयर ऑफ सर्वर, और इसमें क्या है, डू नॉट रिक्वायर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइप 1 के अंदर डू नॉट रिक्वायर होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो ये इस टाइप 1 होता है। टाइप 2 क्या होता है? टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या होता है? टाइप 2 ये इंस्टॉल किया जाता है किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है। इट इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इसको क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो ये टाइप 1, टाइप 2, ठीक है। ये तो होस्टेड बोलते हैं इसको, तो होस्टेड, और ये बेयर मेटल, ये यूज किया जाता है। यूजेस पूछ लिया जाए तो टाइप 1 कहाँ यूज किया जाता है? टाइप 1 यूज किया जाता है कहाँ पर, यहाँ पे लिख रहे हैं, टाइप 1 यूज किया जाता है डेटा सेंटर्स के अंदर, इफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, अच्छी परफॉर्मेंस के लिए हम ये यूज करते हैं। और टाइप 2 कहाँ यूज किया जाता है? डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन के अंदर, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, ये वर्चुअलाइजेशन, हाइपरवाइजर्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकता है, तो ये अच्छे से देखना, राइट। नाउ अब इसके एग्जांपल पूछ लिए जाए, एग्जांपल टाइप 1 के क्या एग्जांपल रहेंगे, ये यहाँ पे लिख रही हूँ मैं। टाइप 1 के एग्जांपल हैं VMware ESXi, ठीक है। और इसका एग्जांपल पूछ लिया जाए, इसका एग्जांपल है VMware यानी वर्चुअल मशीन, एक मिनट, वर्चुअल मशीन, VMware वर्कस्टेशन, VMware वर्कस्टेशन हुआ, या फिर वर्चुअल बॉक्स, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इसके, इसका ये एग्जाम्पल है, और साथ में माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है इसका, माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है, इसका यूज कहाँ पे यूज होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये टाइप्स पता मैंने आपको बता दी है, हाइपरवाइजर क्या होता है ये बता दिया, ठीक है। तो अब ये पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स अ टाइप 2 हाइपरवाइजर। तो टाइप 2 हाइपरवाइजर को कौन सा डिस्क्राइब करता है, बट ये रब कर देते हैं। हाँ जी, तो कौन सा डिस्क्राइब कर, हाइपरवाइजर दैट रन डायरेक्टली ऑन द होस्ट हार्डवेयर विदाउट एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, कि जो डायरेक्टली होस्ट हार्डवेयर के ऊपर रन होता है, तो वो होता है टाइप 2। या हाइपरवाइजर एम्बेडेड इनटू द फर्मवेयर ऑफ द सिस्टम, हाइपरवाइजर दैट रन ऑन द टॉप ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एप्लीकेशन, या बेयर मेटल हाइपरवाइजर डिजाइन फॉर एंटरप्राइज सर्वर्स। तो ये तो टाइप 1 का है, ये भी टाइप 1 के लिए बोला गया है, ठीक है। नाउ इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है, टाइप 2 का।
राइट, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। विच हाई क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक इज यूज इन क्रिएटिंग अ डिजिटल सिग्नेचर? डिजिटल सिग्नेचर में हम कौन सी टेक्निक यूज करते हैं? सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सॉरी सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन को, या एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को, या फिर हैशिंग को, या फिर सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन विद यूजिंग अ शेयर्ड सीक्रेट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन को हम यूज करते हैं, एसिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। इसमें क्या होता है ना कि इसके अंदर सेंडर की प्राइवेट की को यूज किया जाता है, ठीक है। जो भी डेटा आया हमने उसकी हैश वैल्यू जनरेट की, अब हैश वैल्यू के ऊपर जो भी आएगी, ठीक है, उसको क्या बोल, उसके ऊपर हम लगाएंगे सेंडर की प्राइवेट की, ठीक है। सेंडर की प्राइवेट की आ गई, ठीक है, लग गई। अब वो रिसीवर के पास जाएगा, ठीक है। रिसीवर क्या करेगा, उसको जो इसके ऊपर हमने हैश वैल्यू के ऊपर क्या क्या सेंडर की प्राइवेट की लगाई है, तो उसको ऑथेंटिसिटी चेक करनी है, तो वो क्या करेगा, सेंडर की पब्लिक की लगाएगा इसके ऊपर, सेंडर की पब्लिक की लगाएगा, तो उसको जो वैल्यू मिलेगी उससे इसको पता लग जाएगा कि जो ये मैसेज आया है ये सेंडर ने ही भेजा है, ठीक है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी इससे चेक हो जाती है, तो इसीलिए हम डिजिटल सिग्नेचर्स का यूज करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वांटम कंप्यूटिंग प्राइमली वर्क्स ऑन, क्वांटम कंप्यूटिंग में हम क्या यूज करते हैं? बाइनरी बिट्स को यूज किया जाता है, क्लासिकल बिट्स को यूज किया जाता है, क्यूबिट्स को, या डेटा पैकेट्स को? क्वांटम कंप्यूटिंग के अंदर हम यूज करते हैं क्यूबिट्स को, ठीक है। क्यूबिट क्या है, इसको हम क्वांटम बिट भी बोलते हैं, इसको क्वांटम बिट भी बोला जाता है, क्वांटम बिट सॉरी बेसिक यूनिट है इंफॉर्मेशन की, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, क्यूबिट्स बोला जाता है। इसके अंदर क्लासिकल बिट्स जो होती है 0 या 1 हो सकती हैं, लेकिन ये क्या एक टाइम पे 0 1 दोनों हो सकती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, क्यूबिट्स। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ यू ट्राई टू अपडेट डेटा थ्रू व्यू दैट इन्वॉल्व्स मल्टीपल टेबल्स? जिसमें मल्टीपल मल्टीपल टेबल्स है, ठीक है। हमने ऐसी क्वेरी लिख दी व्यू के अंदर, ठीक है। ऐसी क्वेरी जो है हमने उससे क्या किया, एक वर्चुअल व्यू क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसमें मल्टीपल टेबल्स थी, जॉइंस थे उसके अंदर, तो हमने अब उसके अंदर कुछ अपडेट करना है डेटा के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो अपडेट ऑलवेज सक्सीड, हमेशा अपडेट सक्सीड ही रहेगी, जो भी हमने अपडेशन कर दी है, या अपडेट में फेल डिपेंडिंग ऑन द व्यू कॉम्प्लेक्सिटी, या अपडेट ऑटोमेटिकली स्प्लिट्स इनटू मल्टीपल ट्रांजैक्शंस, या फिर व्यू कन्वर्ट्स इनटू द टेबल। तो अब इसमें क्या होगा कि इसके अंदर ना एरर आएगी, क्यों? वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जॉइंस है और बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शंस यूज हो सकते हैं, तो क्या होगा, उसकी वजह से मे बी कुछ एरर क्रिएट हो जाए, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अपडेट में फेल, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द व्यू कॉम्प्लेक्सिटी, व्यू कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे अपडेट फेल भी हो सकती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट रेट 10? रेट 10 के लिए कितनी मिनिमम नंबर ऑफ डिस्क चाहिए? तो 2 3 4 6, तो इसका इसके अंदर हमें चाहिए सिर्फ मिनिमम 4 डिस्क, ठीक है। 4 डिस्क चाहिए होंगी, किसके लिए, रेट 10 के लिए। और रेट 10 क्या होता है, इसके अंदर कॉम्बिनेशन होते हैं मिररिंग, यानी कि डेटा को कॉपी कर लो एक से दो डिस्क में, जैसे यहाँ पे है ना, हमने स्प्लिट किया था ए डेटा को, तो A1 A2 A3, हमने इस तरह से स्प्लिटिंग कर दी इस डेटा की। तो अब ये 4 डिस्क कह रहा है ना, अब A1 को एक से ज्यादा डिस्क में रख सकते हैं, मतलब मिनिमम 2 इसकी कॉपी बना सकते हैं, ठीक है। A2 लिया हमने, A3 लिया, A3 को हमने यहाँ रख दिया, A2 को हमने यहाँ रख दिया, इस तरह से हमने कर लिया। अब मिररिंग के साथ साथ स्प्लिटिंग, ये दो हो सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, दोनों कॉम्बिनेशन है, ये मिररिंग और स्प्लिटिंग दोनों कर दो। तो इसके अंदर मिररिंग हो गई, स्प्लिट यानी कि हमने एक डेटा को क्या किया, स्प्लिट कर दिया, ठीक है, A1 A2 A3 के अंदर। तो ये होता है इसके अंदर, सी आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राइट, in which phase of software development life cycle is user training typically conducted? यूजर ट्रेन करना है हमें, तो वो कौन से फेज पे, इसमें वेरियस वेरियस फेजेस होते हैं ना, रिक्वायरमेंट फेज होता है, डिजाइनिंग फेज होता है, कोडिंग फेज होता है, ठीक है, मेंटेनेंस फेज, टेस्टिंग फेज, ये सारे फेजेस आते हैं। तो जो यूजर ट्रेनिंग फेज, जो यूजर ट्रेनिंग है वो किस फेज पे कनेक्ट कराई जाती है? तो वो कनेक्ट कराई जाती है इम्प्लीमेंटेशन फेज पे, ठीक है, जहाँ पे हम कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। If a non-member function accesses the private data of a class directly, ठीक है, नॉन मेंबर फंक्शन है, यानी कि ये मेरी क्लास है, ठीक है, ये क्लास ए है, और यहाँ पर नॉन मेंबर फंक्शन है कोई क्लास बी का, ठीक है। ये इस मेंबर को, इसके अंदर जो फंक्शन है उसको एक्सेस करना चाह रहा है, ठीक है। नाउ ये प्राइवेट है, ठीक है। तो विच ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल इज बीइंग वायलेटेड? तो कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है? पॉलीमॉर्फिज्म में तो हम करते हैं कि एक फंक्शन को हम एक से ज्यादा फॉर्म्स में यूज कर सकते हैं, तो ये तो नहीं वायलेट हो रहा, ठीक है। इनहेरिटेंस के अंदर हम इनहेरिट करते हैं प्रॉपर्टीज को, तो इसके अंदर कुछ इनहेरिटेंस का भी कुछ हमें समझ नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा, तो ये इनहेरिटेंस भी नहीं हुआ।
एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में से कोई एक हो सकता है, तो क्या होगा, जो इसमें तो हाइड करते हैं हम डिटेल्स को, ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन भी कैंसिल हो गया। इनकैप्सुलेशन में क्या है, इसके अंदर हम एक्सेस करना कि कौन मेंबर्स किसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, तो वो बात होती है इसके अंदर, तो इनकैप्सुलेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें रिस्ट्रिक्ट करना डायरेक्ट एक्सेस टू सम अदर्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जैसे इसके ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, जैसे इसके मेंबर्स हैं, ठीक है, मेंबर फंक्शंस है, उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं प्रोवाइड की जा रही, ठीक है, क्लास बी को, ठीक है, जैसे ये प्राइवेट कर दिया ना हमने क्लास, तो इसके मेंबर जो इसके फंक्शंस होंगे, इसका जो वेरिएबल्स होगा, डेटा होगा, उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता, तो हमने एक्सेसिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो ये हम बात करते हैं किसके अंदर, इनकैप्सुलेशन के अंदर, ठीक है। व्हाट इज बोटनेट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, तो बोटनेट क्या होते हैं, और बोटनेट अगर क्रिएट हो जाए तो उसकी वजह से ये वाला अटैक पॉसिबल हो जाता है, ठीक है, तो क्या होते हैं बोटनेट, अ डिफेंसिव डिवाइस दैट ब्लॉक्स अटैक्स या नेटवर्क ऑफ कॉम्प्रोमाइज मशीन यूज्ड टू लॉन्च अटैक्स या फिर टाइप ऑफ फायरवॉल या फिर ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल, तो ये ना टाइप ऑफ नेटवर्क है, ठीक है, ये क्या है, एक नेटवर्क है ऑफ कॉम्प्रोमाइज मशीन, यानी जिनके अंदर वनरेबिलिटीज क्रिएट हो रखी हैं, ठीक, जिसकी वजह से इजीली क्या कर सकते हैं, अटैक किया जा सकता है, ठीक है, तो ये होते हैं बोटनेट्स, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। Parallel computing systems are designed using which combination of coupling and cohesion? नहीं, जो पैरेलल कंप्यूटिंग सिस्टम्स हैं उनको डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उसमें क्या आना चाहिए, कपलिंग और कोहेशन, लो या हाई, तो इसके अंदर लो कपलिंग होनी चाहिए या हाई कोहेशन, या लो कपलिंग लो कोहेशन, हाई कपलिंग लो कोहेशन, या फिर हाई कपलिंग एंड हाई कोहेशन। तो कोहेशन कपलिंग क्या होते हैं, कपलिंग मींस की जब ये जो दो मॉड्यूल्स हैं वो कितना एक दूसरे से कनेक्टेड है, यानी कितना एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो वो तो हो गया कपलिंग। कोहेशन यानी कि जो मेरे मेंबर्स हैं एक ही मॉड्यूल के, वो कैसे बाइंड है, यानी कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है, तो वो सारा का सारा होता है कोहेशन। तो कोहेशन जो है ना वो हाई होना चाहिए, और जो कपलिंग है वो लो होनी चाहिए, ठीक है, तो इसके अंदर कपलिंग लो कहाँ कह रखा है और हाई कोहेशन का कह रखा है, ये फर्स्ट ए में, कि लो कपलिंग एंड हाई कोहेशन, तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। Which CPU scheduling algorithm can be implemented as both preemptive and non-preemptive? दोनों के तरह एक्ट कर सकता है वो, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, या शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट है, या फिर राउंड रॉबिन है, या मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग है, तो जो दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, प्रियम्पटिव भी और नॉन प्रियम्पटिव भी, तो वो क्या आता है, वो आता है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट अगर नॉन प्रियम्पटिव है तो हम ये बोलेंगे, और प्रियम्पटिव के केस में इसका नेम बस ये चेंज हो जाता है, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, तो ये प्रीएम्प्टिव के केस में हो जाता है इसका नाम, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। What is the time complexity to build a binary heap from an unordered array of n elements? तो इसके अंदर हमें क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बतानी है, बाइनरी हीप को क्रिएट करना है हमें अनऑर्डर्ड एरे ऑफ एलिमेंट से, तो क्या होगा, n log n होगा, या फिर o n स्क्वायर o log n, या फिर o n, तो करेक्ट आंसर इसका o n हो जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नाउ which CPU scheduling algorithm generally gives maximum throughput? अब थ्रूपुट क्या होती है, थ्रूपुट होती है क्या, थ्रूपुट होती है नंबर, कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक पर यूनिट ऑफ टाइम में कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रही हैं, तो ये होती है नंबर ऑफ प्रोसेसेस एग्जीक्यूटेड या कंप्लीटेड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है, तो हाई मैक्सिमम थ्रूपुट किस केस में रहती है, एफसीएफएस में, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट में, या फिर राउंड रोबिन में, या फिर प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में, तो इसमें भी करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, इसमें हाई थ्रूपुट जो होती है सबसे ज्यादा हाई रहती है, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो आज के लिए इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा, थैंक यू।